चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने 114th वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। द टॉडलर आस्क्स द सेलर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल एंड वेदर इट इज रियली मेड इन चाइना। ठीक, ये यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, सेंटेंस है। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है दोस्तों। देखो द टॉडलर, अब टॉडलर क्या होता है? बिल्कुल यंग चाइल्ड, छोटा बच्चा जो है उसको चाइल्ड आप बोल सकते हो। यंग चाइल्ड कुछ नहीं होता है, एक चाइल्ड मतलब एक छोटा सा बच्चा है ना, बहुत ही कम उम्र का एक बच्चा है, टॉडलर है। जनरली तो टॉडलर उसको कहा जाता है जो बिल्कुल अभी अभी चलना सीख रहा हो, है ना, और थोड़ा बहुत बोलना सीख रहा हो, उसको टॉडलर कहा जाता है। लेकिन ये जाहिर सी बात है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बच्चा, है ना, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब वही आ रहा है कि जो टॉडलर है, छोटा बच्चा जो है, उसने पूछा सेलर से, उस दुकानदार से उसने पूछा, क्या पूछा? व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल एंड वेदर इट इज रियली मेड इन चाइना। ठीक, इस तरीके का उसने क्वेश्चन पूछा कि ये जो बाइसिकल है उसके, वो जो बाइसिकल है उसका प्राइस क्या है और क्या वो कहाँ बनी हुई है, चाइना में बनी हुई है, इस तरीके से उसने पूछा। अब यहाँ पर देखो कि ये हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है दोस्तों। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में जो है कॉमा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो टॉडलर ने पूछा सेलर को व्हाट वाज द प्राइस। देखो यहाँ से पढ़ने से क्या लग रहा है? व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल, ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, या यहाँ से लेके पूरा एंड वेदर इट इज रियली मेड इन चाइना और नॉट, इस तरीके से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर एरर है। देखो ये हमारा जो वर्ड है कौन सा? व्हाट, WH वाला जो वर्ड है, इससे दो कंडीशन बनती है दोस्तों। ठीक है, दो तरह के सेंटेंस बनते हैं, देख लेते हैं। देखो एक ये आपका WH वाला वर्ड हो गया। अब एक कंडीशन तो इसकी क्या बनेगी कि जब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये आया उसके बाद सब्जेक्ट आया और उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, मतलब व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब लिखते हैं। उस कंडीशन में जो है ये आपका क्या आने वाला है? फुल स्टॉप आने वाला है। ठीक है, और एक दूसरी जो कंडीशन है वो क्या बनेगी, जिसमें आपका पहले वर्ब होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होने वाला है और लास्ट में क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, है ना, ये एकदम सिंपल हमने पूछा, ये आपका क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम। और इसी को अगर आपको प्लेन सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन नहीं बनाना है, तो क्या होगा? व्हाट योर नेम, व्हाट, चलिए ये उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है इसके ट्रांसलेशन में सेट नहीं हो रहा है, तो हम लोग जो है एक दूसरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दूसरा हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे अगर इसी को सपोज हमने लिखा कि व्हाट इज योर नेम, है ना, ये तो हमने लिखा और ये सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिखते हैं कि आई आस्क्ड व्हाट हिज नेम वॉस, है ना। ये आपका बेसिकली हम इसको डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी बोल सकते हैं कि मैंने उससे पूछा उसका नाम क्या है। बट आप इन दोनों में चेंजेस देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो व्हाट, और व्हाट के बाद सीधा आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें देखो आई आस्क्ड व्हाट
हिज नेम वॉस, इसको इनडायरेक्टली हमने बोल दिया, ये हमारा किस फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। और ये हमारा व्हाट इज योर नेम, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये हमारा किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है। तो इसी तरीके का यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आई आस्क्ड, उसने पूछा, देखो आई आस्क्ड व्हाट हिज नेम वॉस, और इसके बाद जो है यहाँ पर क्या आने वाला है, फुल स्टॉप। तो देखो आप यहाँ क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, व्हाट, उसके बाद देखो हिज नेम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो ठीक इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो टॉडलर ने पूछा, किससे पूछा, सेलर से पूछा। व्हाट वाज द प्राइस, तो वो तो फिर आपका ये वाला हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में। इसको हमको अगर चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो व्हाट के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये जो वॉज है इसका प्लेसमेंट गलत है, इसके बदले ये कहां पर आ सकता है, देखो व्हाट द प्राइस ऑफ, पूरा आगे तक चलेंगे, व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वॉज, पूरा ये यहाँ पर लास्ट में जो व्हाट है इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आप देखो कि टॉडलर ने पूछा किससे, सेलर से पूछा, व्हाट वॉज नहीं होगा, व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वॉज, ये हमारा सही होगा। एंड वेदर इट इज मेड रियली मेड इन चाइना, है ना, कि ये चाइना में बनी है या फिर और कहीं बनी है। तो ठीक है, यहाँ पर व्हाट नहीं, सॉरी, ये हमारा वॉज आने वाला है, क्या आने वाला है, ये वॉज आने वाला है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया कि फिर से पढ़ते हैं कि टॉडलर आस्क्ड द सेलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वॉज एंड वेदर इट इज रियली मेड इन चाइना, ठीक। इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना है आपको, ये स्ट्रक्चर याद रखना है दोस्तों। WH अगर आता है तो दो कंडीशन बनने वाली है। एक कंडीशन ये होगी जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जनरली जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डायरेक्ट स्पीच का है, और उसी चीज को जब आप इनडायरेक्ट तरीके से लिखते हो उसी सेंटेंस को, तो वो आपका फिर इस तरीके से आता है, इधर व्हाट हेल्पिंग वर्ब, ये देखो व्हाट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, और इधर जो है आपका व्हाट, उसके बाद सीधा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप है, ठीक, उस हिसाब से हमारा एरर जो है वो बी वाले में है, वॉज जो है उसकी प्लेसमेंट गलत है। देखो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एरर हमारा बी में है या सी में है, ठीक है। जहां हम प्लेस करते हैं उसको एरर नहीं मानेंगे, जहां पर वो रॉन्गली प्लेस्ड है, ठीक है, जहां गलत उसकी वो वर्ड जहां पर गलत लिखा हुआ है वो हमारा एरर का पॉइंट है, ठीक। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। बी सिंगल एरर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बी हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने, आप देखो 115 वाला ये जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है पढ़ते हैं। व्हेन द नेशनल एंथम वाज बीइंग संग Everyone of the children were standing in silence। क्या इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि जब, ठीक है, when का क्या मतलब होता है, जब। तो समझते हैं कि जब जो नेशनल एंथम was being sung, इसका क्या मतलब है कि जब नेशनल एंथम गाया जा रहा था, ध्यान देना, was being sung मतलब गाया जा रहा था, जब नेशनल एंथम गाया जा रहा था, everyone of the children were standing in silence, कि everyone हर एक किसका, of the children, वो जो है वो क्या था, were standing, वो खड़ा था, ठीक है। children were standing in silence, कि हर एक बच्चा जो है, हर एक बच्चे में से हर एक जो है वो खड़ा हुआ था, किसमें, साइलेंस में, चुपचाप जो है वो खड़ा हुआ था वहां पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अब इसमें देखते हैं, देखो एक तो जब, ध्यान देना, जब नेशनल एंथम जो है वो चल रहा था, बीइंग संग का मतलब है जब गाया जा रहा था, तब उस समय जो है एवरीवन ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो सब खड़े थे इन साइलेंस। तो जब गाया जा रहा था तब खड़े थे, है ना। अब यहां पर दोस्तों ये जो व्हेन है इसका मतलब होता है जब। एक और वर्ड होता है मैं आपको बता दूं, वाइल। क्या होता है, वाइल। और वाइल का मतलब होता है के दौरान, ठीक है,
के दौरान होता है। और ये ध्यान देना दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि while का प्रयोग हम कब करते हैं। while का प्रयोग हम करते हैं when two actions, ध्यान देना, when two actions taking place, ठीक है, when two actions taking place at the same time, मतलब दो एक्शन जो है, दो कोई कार्य जो है वो चलते आ रहे हैं और एक ही समय पर चलते आ रहे हैं। जैसे आई वॉज लिसनिंग, जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूं कि आई वॉज listening to music while driving the car। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से आप समझो कि आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं क्या कर रहा था, मैं म्यूजिक सुन रहा था। कब? जब मैं ड्राइविंग कर रहा था। मतलब दोनों कार्य जो है, ध्यान देना दोस्तों, एक साथ हो रहा है। मतलब एक तरफ जो है मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूं, ठीक है, एक तरफ मैं ड्राइविंग कर रहा हूं और उसके साथ साथ या ड्राइविंग करने के दौरान, उसके समय, उसके साथ दोनों एक्शन आप देखो एक ही समय पर हो रहा है। दोनों एक्शन, ड्राइविंग भी हो रहा है और म्यूजिक भी चल रहा है। तो जब दो एक्शन एक ही समय पर होता है उसमें हम लोग जो है क्या यूज करते हैं, हम लोग वहां पर while यूज करते हैं। ठीक है, सेम सिचुएशन आप देखो इस क्वेश्चन में है कि जब या जिस दौरान नेशनल एंथम जो है वो गाया जा रहा था, हर कोई, हर एक जो है, हर एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा था उस दौरान, चुपचाप खड़ा था। जैसे कि हम लोग हमारे नेशनल एंथम में खड़े होते हैं बिना किसी आवाज किए। तो आप देखो कि एक तरफ नेशनल एंथम चलता है और दूसरी तरफ सारे बच्चे एकदम अटेंशन में इस तरीके से खड़े होते एक्सक्यूज मी। तो इस तरीके से सारे बच्चे जो हैं खड़े होते हैं। इसका क्या मतलब है, दोनों एक्शन, दो एक्शन एक ही साथ हो रहा है, एक ही समय पर हो रहा है। इसका मतलब यहां पर while आ रहा है। ठीक, क्लियर हुआ दोस्तों। तो एक एरर आपका किसमें आ गया, ए वाला, ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे कि while the national anthem was being sung, कि जिस दौरान नेशनल एंथम गाया जा रहा था, everyone of the children were standing in silence। अब यहां पर भी एक एरर है। एक एरर तो हमने निकाला दोस्तों, एक और एरर है। कौन सा एरर है इसका, everyone का एरर है। इसका मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखो ये जो वर्ड है, जैसे every, ठीक है, everyone हुआ या any हुआ या each हो गया, each या every, केवल अकेला every, ठीक है, everyone, each, every, any हो गया। उसके अलावा जैसे either, neither हो गए, either, ठीक है, either या फिर neither। अब इनके बाद जो है दोस्तों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट, जैसे ध्यान देना, जैसे ये आपका लिखे हुए हैं, क्या क्या है, ईच है, एवरी है, एवरीवन है, आइदर है, नाइदर है, उसके अलावा एनी, आइदर, एवरी, ईच, इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं उसके डायरेक्ट बाद अगर वर्ब आता है, ठीक है, उसके डायरेक्ट बाद अगर वर्ब आता है तो वो वर्ब दोस्तों कैसा होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। क्या होने वाला है, ध्यान देना, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। जैसे एवरीवन, हाँ ठीक है, ईच, ये देखो ईच, ईच मेक अ पेयर, कि हर एक जो है वो क्या करता है, पेयर बनाता है। अच्छा, सिंगुलर आने वाला है, ईच मेक्स अ पेयर, हर एक जो है एक सिंगुलर बनाता है। ठीक है, जैसे आप एक और बोल सकते हो कि ईच कॉइन काउंट्स, हर एक सिक्का जो है वो क्या करता है, काउंट करता है, उसकी अहमियत होती है। ठीक है, ईच कॉइन काउंट्स, इसका मतलब हर एक कॉइन जो है, हर एक सिक्के की अहमियत होती है। तो यहां पर या तो ध्यान दो, या तो क्या होगा दोस्तों कि अगर वर्ब आया तो सीधा आपका सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर नाउन आता है सीधा, डायरेक्ट अगर आपका नाउन आता है तो उस कंडीशन में आपका नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। कैसा होगा,
सिंगुलर नाउन, जैसे ईच बॉय, ईच मैन, इस तरीके से सिंगुलर नाउन होगा। हाँ, एक और रूल मैं आपको बताता हूं इन सब के बाद, ठीक है, ये सब के लिए लागू हो रहा है। अगर इन सब के बाद, ध्यान देना दोस्तों, अगर इन सब के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया, ठीक है, उसके बाद ऑफ के बाद जो है नाउन हमेशा क्या होने वाला है, प्लूरल नाउन होने वाला है। लेकिन वर्ब बाद में जो आने वाला है वो वापस आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है, वर्ब आपका वापस क्या होने वाला है, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। फिर से देखो आप दोस्तों, ईच, एवरीवन आया, एनी आया, ईच आया, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह के वर्ड हैं, सिंगल सिंगल वर्ड हैं। सीधा अगर उसके बाद वर्ब आया, डायरेक्ट अगर उसके बाद वर्ब आया तो वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से डायरेक्ट अगर आपका कोई नाउन आया तो वो सिंगुलर नाउन होगा। और अगर इन सब वर्ड्स के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ध्यान देना, ऑफ प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद नाउन तो आपका प्लूरल होगा। नाउन कैसा होने वाला है, प्लूरल होने वाला है। जैसे एक एग्जाम्पल, ईच ऑफ चिल्ड्रन, ईच ऑफ चिल्ड्रन आर स्टूडियस, है ना, स्टूडियस मतलब पढ़ाकू, हर एक बच्चा जो है स्टडियस है, तो हर एक जो बच्चा है, बच्चे जो है वो स्टडियस हैं, तो ऑफ के बाद जो है क्या आ जाएगा, आपका नाउन प्लूरल आ जाएगा। और अगर वर्ब आता है उसके बाद तो वो आपका सिंगुलर होने वाला है। देखो ये स्ट्रक्चर हमारा यहां पर दिख रहा है, देखो क्या लिखा है, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन आया, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया, उसके बाद देखो द चिल्ड्रन जो है ये हमारा प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया ये द चिल्ड्रन। और अब इसके बाद जो वर्ब आने वाला है वो वर्ब दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर वर्ब होगा। क्या होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। इसका मतलब हमारा वर्ब यहां पर नहीं होगा, राइट आंसर वॉस हो जाएगा, ठीक है, वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन वॉस स्टैंडिंग इन साइलेंस, ये हो जाएगा। देखो पढ़ने में बिल्कुल हमको पता नहीं चलता कि ये मिस्टेक है, इसीलिए यहाँ पर रूल्स काम आते हैं, स्ट्रक्चर्स काम आते हैं। इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब इसको पढ़ोगे आपको लगेगा बिल्कुल सही है, ठीक है, आपको नजर में ही नहीं आएगा कि ये एरर भी हो सकता है, बट ग्रामर के हिसाब से दोस्तों ये एरर है। क्यों नहीं आता है नजर में, क्योंकि हमको लगता है कि देखो ये चिल्ड्रन है और ये प्लूरल नाउन है और उसके जस्ट बाद में जो वर्ब है तो जाहिर सी बात है वो प्लूरल होगा, लेकिन वैसा नहीं है। आपको जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। एक तो मैंने बताया कि एवरीवन जो है उसके बाद ऑफ आता है, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। तो इस तरीके से आप एरर को डिटेक्ट कर सकते हो। एक रूल आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था, नाउन 1, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन और उसके बाद फिर नाउन 2 आता है। उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ब लगाते हैं वो अकॉर्डिंग टू नाउन 1 के अकॉर्डिंग वो वर्ब लगता है, ठीक है, बताया था। तो जिस भी रूल से आप इसको याद रखना चाहो आप याद कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट आपको याद रखना है कि ये जो वर्ब है बहुत ध्यान से चेक करना है। जहां पर भी आपका हेल्पिंग वर्ब आया तुरंत आप चेक करो कि ये वर्ब किसके लिए आया, इसका सब्जेक्ट क्या है, तुरंत चेक करो। इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो कि नाउन 1 के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आने वाला है, ठीक है ना। एक और तरीका ये है कि आप इसमें देखो, क्योंकि ये हमारा कॉमा लगा है दोस्तों, अब कॉमा लगा है, जाहिर सी बात है नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब नया सेंटेंस होगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो एवरीवन जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब जो है वो इसके हिसाब से आने वाला है, और एवरीवन अपने आप में ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तीसरा रूल बता रहा हूं जिससे आप ये एरर डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो एवरीवन हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब आने वाला है। तो ये 2-3 तरीके से मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया, अलग अलग रूल्स मिलके जो है एक ही हमारा एरर डिटेक्ट कर रहे हैं, बट मेन चीज ये है कि आपको जो है इसकी जानकारियां होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो 2 एरर है हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ए वाला हमारा रॉन्ग, उसके अलावा सी वाला रॉन्ग। ए और सी जो है ये हमारे राइट आंसर्स है, ठीक है। एक बार हम पूरा राइट आंसर पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, वाइल द नेशनल एंथम वॉज बीइंग सung, everyone of the children was standing in silence, ठीक, ये हमारा राइट हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 116 वाला। द ऑब्जर्वर फेल्ट दैट द ऑल टीम हैड टू फेस ह्यूमिलिएशन बिकॉज द प्लेयर्स डिडंट प्ले होल हार्टेड। देखो क्या इसका मीनिंग है कि ये जो ऑब्जर्वर है इनको इस चीज में ये फील हुआ। ऑब्जर्वर मतलब जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको क्या है, फील हुआ। देखो द हमारा क्या है दोस्तों, आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है द। अब डेफिनेट आर्टिकल हमारा है और उसके बाद वैसे कोई भी आर्टिकल हुआ उसके बाद आपका नाउन आने वाला है, ठीक है। तो द के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ऑब्जर्वर, ठीक है। और यही ध्यान देना दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जाहिर सी बात है वर्ब इसके बाद जो आने वाला है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अब आप देखो कि ऑब्जर्वर फेल्ट, फेल्ट जो है दोस्तों ये फील जो है ये इसका फर्स्ट फॉर्म है और फेल्ट जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है V2 में आ गया। इसका क्या मतलब है कि पास्ट टेंस का ये हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस है, ठीक है ना दोस्तों। किसका सेंटेंस है ये, हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो तो ऑब्जर्वर फेल्ट, उन्होंने इस चीज को फेल्ट किया, फील किया। दैट क्या फील किया, दैट द ऑल टीम, जो पूरी टीम थी है ना, ऑल टीम्स, जितनी भी टीम्स है वो सारी हैड टू फेस, उनको फेस करना पड़ा। क्या फेस करना पड़ा, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है इंसल्ट, है ना। एक उनको एक इंसल्टिंग सिचुएशन या उनको एक इंसल्ट, अपमान जिसको बोला जा सकता है, बहुत ही गहरा अपमान जो है उनको फील करना पड़ा, अपमान उनको सहना पड़ा। यहां पर बताया जा रहा है क्यों उनको ऐसा करना पड़ा, बिकॉज द प्लेयर्स, जो खिलाड़ी थे, डिडंट, उन्होंने क्या नहीं किया, डिड नॉट प्ले, उन्होंने ठीक से नहीं खेला। देखो दोस्तों डिड आया, उसके बाद नॉट है, तो डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कैसे नहीं खेला, होल हार्टेड नहीं खेला, ठीक है। अब देखते हैं कहां पर हमारा एरर है। काफी सारे एरर तो आप लोगों ने पकड़ लिए होंगे, ठीक है। मल्टीपल एरर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और हमने बस इसको अभी तक पढ़ा है, इसको समझने की कोशिश की है। ऑब्जर्वर को इस चीज का फील हुआ कि जितनी भी टीम है उनको अब बहुत ज्यादा इंसल्ट फेस करना पड़ेगा क्योंकि खिलाड़ी जो है उन्होंने पूरा दिल से अच्छे से जो है उन्होंने नहीं खेला। इस तरह का यहाँ पर सेंस आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या पर्टिकुलर एरर है इसमें। तो देखो द ऑब्जर्वर, जैसे मैंने बताया ये आपका सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, बट क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो अब हमको सिंगुलर प्लूरल की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, तो फेल्ट दैट द ऑल टीम, तो क्या दोस्तों ऐसा होगा, द ऑल टीम। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो ये द ऑल टीम ये आपका गलत है। इसको दो तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं दोस्तों, दो तरीके से लिखते हैं। या तो अगर आप लिखते हो ऑल, तो ऑल जो है वो आप लिखो स्टार्टिंग में और उसके बाद आता है द आर्टिकल, ठीक है, ऑल द, और उसके बाद द आर्टिकल और उसके बाद जो है आपका नाउन आने वाला है। तो ये हो सकता है ऑल द टीम्स, ठीक है। ये नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मतलब ये तो हमारा प्लूरल नाउन है, यहां पर हमारा सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। तो या तो आप इसको कैसे लिखोगे दोस्तों, ऑल द टीम की तरीके से लिखोगे, और अगर आप जो है यदि आप द आर्टिकल शुरू में लिखना चाहते हो तो उस कंडीशन में द और उसके बाद होल इस तरीके से आने वाला है, द होल, और उसके बाद जो है नाउन आपका आने वाला है। तो नाउन वापस आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। तो इसको सही लिखने का जो तरीका है वो क्या है दोस्तों, या तो आप लिखो ऑल द टीम, ठीक, या तो क्या लिखो ऑल द टीम्स, या फिर हम लिखो द होल टीम्स, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम लोग जो है दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया ऑल द टीम्स, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो देखो ये एक एरर हमारा आ गया किसमें, बी वाले में। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑल द टीम्स हैड टू फेस, उनको ये फेस करना पड़ा। क्या फेस करना पड़ा, इंसल्ट फेस करना पड़ा। देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ह्यूमिलिएशन हमारा क्या है, नाउन है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज द प्लेयर्स जो ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन। अब क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो डिड आ गया। अब डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां भी बराबर है। सी तक अब कोई एरर नहीं। आगे देखते हैं। होल हार्टेड,
ध्यान देना, होल और ये हार्टेड, तो ये हार्टेड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। आपका एक सिंगल वर्ड होता है होल और उसके बाद डैश लगता है, हार्टेडली, इस तरीके से इसको लिखा जाता है होल हार्टेडली। ठीक है, होल हार्टेडली का मतलब होता है पूरे मन से, ठीक है, पूरे दिल से, या आप बोल सकते हो कि पूरी रुचि से। होल हार्टेडली मतलब रुचि से, है ना, पूरी रुचि से मतलब पूरे मन से, पूरी ताकत लगाकर या पूरे दिल से, जिसको बोलते हैं कि उन लोगों ने कैसा नहीं खेला, दिल से उन्होंने नहीं खेला या मन लगाकर जो है उन लोगों ने वहां पर वो काम नहीं किया। ठीक, वो सेंस आ रहा है। देखो होल हार्टेडली जो है ये हमारा एडवर्ब है दोस्तों, ठीक है ना। होल हार्टेडली क्या है, हमारा एडवर्ब है, और ये एडवर्ब हमारा कहां पर लगने वाला है, देखो आप कि किसको डिफाइन कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो प्ले कैसे, किस ढंग से, किस तरीके से वो नहीं खेले अच्छे से, होल हार्टेडली, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। इसका मतलब बी वाला जो है इसमें भी हमारा एरर है, मतलब आंसर जो है हमारा बी और डी जो है दोस्तों ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बी और डी एक बार पढ़ते हैं पूरा राइट आंसर। द ऑब्जर्वर फेल्ट दैट द होल बोलो या फिर द ऑब्जर्वर फेल्ट दैट ऑल द teams had to face humiliation because the players didn't play wholeheartedly। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा देखो 117 वाला, इवन आफ्टर टॉयल वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो इवन आफ्टर टॉयल वेरी हार्ड की इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जो है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से जो है वो कोई भी प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बना पाया, इस तरीके से सेंस आ रहा है यहाँ पर। आप देखो इवन आफ्टर टॉयल, अब टॉयल जो है इसका मतलब होता है वर्क हार्ड। ठीक है, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, वर्क हार्ड नहीं, क्या होता है, हार्ड वर्क। टॉयल का मतलब होता है मेहनत, हिंदी में अगर हम बात करें तो कड़ी मेहनत। ठीक है, कड़ी मेहनत, तो टॉयल, इवन आफ्टर टॉयल की यहां तक कि इतनी ज्यादा टॉयल करने के बाद भी, है ना, वेरी हार्ड, टॉयल वेरी हार्ड मतलब जूझना, वर्क हार्ड करना, मेहनत करना। तो यहां पर आप देखो कि इवन आफ्टर मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा, इस तरीके से होगा कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इस तरीके से हो रहा है। मतलब यहां पर दोस्तों ये जो प्लेस है, ध्यान देना, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क और ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, अब यहां पर हमको जो है क्या चाहिए, हमको एक वर्ब चाहिए, और कौन सा वर्ब चाहिए, देखो टॉयलिंग। क्या हो जाएगा, टॉयलिंग। टॉयलिंग का मतलब होता है इतनी मेहनत करना, करने के बाद भी, है ना, टॉयलिंग मतलब करना, मेहनत करना, तो इतनी मेहनत जो है वो करने के बाद, तो इवन आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इस तरीके का यहाँ पर सेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब एरर हमारा इसमें आ गया, ए वाला हमारा रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं कि इवन आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि एक लंबे समय तक, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सुना होगा आप लोगों ने, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग पीरियड, ये बिल्कुल आपका एक तरीका है, एक फ्रेज है, आप बोल सकते हो कि एक बिल्कुल सही है ये, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही हार्डली, ध्यान देना, ही हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। अब आप बोलोगे सर कि ये ही हार्डली, देखो एक चीज मैं बताता हूं, कहीं पर आपने अगर हार्डली लगाया, ठीक है, आपने लगाया हार्डली, और हार्डली के साथ एक पेयर बनता है दोस्तों एनी। हार्डली के साथ कौन सा पेयर बनता है, हार्डली के, और हार्डली का मतलब होता है नहीं, हार्डली का मतलब होता है नहीं, या उसको और एलोबरेट करें तो ब मुश्किल। ठीक है, क्या इसका मतलब है कि ब मुश्किल, या फिर मुश्किल से, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, मुश्किल से, मुश्किल से मतलब बिल्कुल नो, नेगेटिव नहीं करने के लिए। तो मैं ये कर सकता हूं कि ही हार्डली मेड नो, नो के बदले यहां पर हम लिख सकते हैं एनी। ठीक है, ये तो हो सकता है, बट
थोड़ा सा और आगे पढ़ो तो आपको कुछ और समझ में आएगा। देखो, ही हार्डली मेड एनी प्रॉफिट एट ऑल। अब देखो, एट ऑल का मतलब क्या होता है? एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी। इस तरीके से इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। अब एक चीज आप देखो दोस्तों कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे हार्डली और एट ऑल दोनों का मीनिंग एक ही निकल कर आ रहा है। या तो आप हार्डली लिख दो या फिर एट ऑल लिख दो। अगर मेरी बात सुनो, अगर आपको जो है ये नो हटाना है तो उस कंडीशन में फिर आपको एट ऑल को भी हटाना पड़ेगा। आप देखो कि ही हार्डली मेड एनी प्रॉफिट एट ऑल, क्या हम इस तरीके से बोलेंगे? बताओ जरा कि उसने जो है उसने बिल्कुल भी, मतलब बड़ी उसने ना के बराबर कोई प्रॉफिट बिल्कुल बनाया, बिल्कुल भी बनाया, इस तरीके से कुछ हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हम लोग जो है बजाय इस नो को हटाने के, अगर हम इस हार्डली को यहां से रिमूव कर दें तो कैसा रहे? हार्डली को ही हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब आप पढ़कर देखो कि ही मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। क्यों? क्योंकि हार्डली का जो काम है वो किसने कर दिया यहाँ पर? एट ऑल ने। भाई एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, उसने मुश्किल से उसने एक बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बनाया। तो हार्डली और एट ऑल दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सही, एकदम सेम आ रहा है। इसका मतलब हम लोग जो है नो को नहीं हटाने वाले, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर हार्डली है तो सीधा सीधा नो को हटाओ, एनी लिख दो, ठीक है। वो बिल्कुल सही होता दोस्तों। कब सही होता? जब हमारा ये पूरा पैराग्राफ प्रॉफिट पर खत्म हो जाता, ठीक है, प्रॉफिट पर खत्म हो जाता। एट ऑल अगर नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते थे कि ही हार्डली मेड एनी प्रॉफिट। लेकिन ये एट ऑल जो आया उसने जो है एक तरह से हार्डली का मीनिंग दे दिया, ठीक है। अब हार्डली है तो दो सेम मीनिंग वाले शब्द तो होने नहीं है, इसका मतलब हार्डली को आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इवन आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टॉयलिंग, इवन आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ये कैंसल, ही मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। इस तरीके से हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर जो है हमारा कौन कौन सा है दोस्तों? ए और सी, ये दो हमारे राइट आंसर है, ए वाला और सी वाला, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? इवन आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही मेड नो प्रॉफिट एट ऑल, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स Google is determined that in response to a hacking attack, it is unwilling of censoring searches in China. देखो यहाँ पर क्या इसमें थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, इसका मतलब है पिछले कुछ एक्सक्यूज मी, इसका मतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से, ठीक है। लास्ट कपल ऑफ इयर्स का मतलब होता है पिछले कुछ वर्षों से गूगल जो है वो इस चीज के लिए क्या है? इस डिटरमाइंड, वो पूरी तरीके से निश्चित है, इस चीज से पूरा दृढ़ है, वो दृढ़ संकल्पित है, जिसको बोला जाता है। किस बात के लिए निश्चित है, दृढ़ संकल्पित है? दैट इन रिस्पॉन्स टू अ हैकिंग, डिटरमाइन दैट इन रिस्पॉन्स टू अ हैकिंग अटैक इट इज अनविलिंग डैश सेंसरिंग सर्चेस, की वो हैकिंग जो अटैक हो रहे हैं, है ना, हैकिंग अटैक जो हो रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करने वाला है? वो अनविलिंग, मतलब वो इस चीज का इच्छुक नहीं है, वो ये नहीं करना चाहता है। क्या नहीं करना चाहता है? सेंसरिंग सर्चेस, सर्च जो चाइना के अंदर जो सर्च वगैरह की जा रही है उसको वो सेंसर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब उसको रोक करने में। सेंसरिंग का मतलब होता है यहाँ पर स्टॉपिंग या फिर बैनिंग, उसके ऊपर बैन लगाने में जो है गूगल इंटरेस्टेड अभी नहीं है। मतलब इसका ओवरऑल मीनिंग ये निकल कर आ रहा है कि ऐसी बहुत सारी शिकायतें हो रही हैं कि चाइना से कुछ हैकर्स जो है वो बहुत सारे साइट्स वगैरह हैक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है गूगल ने इस चीज़ का निर्णय लिया, ये चीज़ निर्णय लिया कि हमारा जो चाइना में जो सर्च का जो यूनिट है या चाइना में जो हमारे सर्च का जो सर्वर है उसको हम बंद नहीं करने वाले हैं, उसको हम सेंसर नहीं लगाने वाले हैं। मतलब हम किसी गवर्नमेंट ने, मान लीजिए अमेरिका की गवर्नमेंट ने ये शिकायत की गूगल से कि आप जो है आपका सर्च इंजन चाइना में बंद कर दें, वहाँ पर आप इसको शुरू नहीं करें क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी हैकिंग होती है, वहाँ से अमेरिका में हैकिंग करते हैं लोग वहाँ के। तो
गूगल ने फिर ये डिसाइड किया उस गवर्नमेंट के खिलाफ कि हम जो है वहां की हैकिंग को बंद नहीं करने वाले हैं, वो सेंसरिंग हम लोग नहीं करने वाले हैं। इस तरह का यहाँ पर कुछ सेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम। तो देखो शुरुआत से ही आपको एक चीज पता चली दोस्तों, देखो क्या है, फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर। तो ये आपका जो है क्या है, टाइम फ्रेज है। ठीक है, कपल ऑफ ईयर, लास्ट कपल ऑफ ईयर, ये हमारा क्या है दोस्तों, टाइम फ्रेज है। ठीक है, टाइम बताने के लिए पूरा का पूरा ये दिया हुआ है और उसके बाद फॉर आया। दोस्तों आपको याद होगा कि एक फॉर्मूला है, कौन सा, सब्जेक्ट, ध्यान देना, सब्जेक्ट उसके बाद, ठीक है, हैज या फिर हैव, ठीक है, उसके बाद जो है बीन, ठीक, हैज और हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। एक तो ये होता है, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। और अगर आपका सेंटेंस पैसिव में है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। ठीक है, पैसिव में है तो आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में। किसके, ये जो फॉर्मूला है, एक्चुअली ये फॉर्मूला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है ना, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, बीन, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और उसके बाद जो है क्या आता है, सिंस। ठीक है, सिंस या फिर फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर, और उसके बाद जो है जो भी अदर वर्ड्स निकल कर आते हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर सेंस बन रहा है। अब इसको आप पढ़ो, फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, शुरुआत यहाँ पर इससे हो रही है। देखो फॉर दिया है, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, और उसके बाद कॉमा लगकर, देखो कई बार ऐसा भी होता है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा शुरू में हो जाता है और उसके बाद जो है यहाँ से शुरुआत होती है। बिल्कुल इस तरीके से भी ये हो सकता है कि ये सेंस फॉर और ये अदर वर्ड्स, उसके बाद कॉमा और ये डैश डैश डैश, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, उसके बाद बीन, ठीक है, हैज या हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो सकता है या फिर आईएनजी हो सकता है। तो इस तरीके से भी आपका आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर वही स्ट्रक्चर बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। दोस्तों पहले से कोई चीज चलती आ रही है ना, फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, है ना, पहले से चलती आ रही है, मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। गूगल इज डिटरमाइंड दैट, ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, इज नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर नहीं है। गूगल हैज बीन, देखो गूगल जो है यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है गूगल, तो इसके लिए हैज आने वाला है, हैव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गूगल हैज, और केवल हैज नहीं होगा दोस्तों, हैज बीन डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये आपका, कि गूगल जो है इस चीज के लिए पूरी तरीके से दृढ़ है ना, दृढ़ निश्चित है, डिटरमाइंड है, पूरा उसने ठान लिया है। क्या ठान लिया है, किस चीज का निर्णय उसने ले लिया है, कि इन रिस्पॉन्स टू अ हैकिंग अटैक, कि ये जो हैकिंग अटैक हुआ उसके रिस्पॉन्स में, देखो ये इन रिस्पॉन्स टू, ये आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है ये दोस्तों। ठीक है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है इन रिस्पॉन्स टू अ हैकिंग अटैक। तो ये इन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, है ना, के कारण, या बिकॉज ऑफ, है ना, रीजन है, के कारण, यहां पर कोई कारण की बात की जा रही है कि बिकॉज ऑफ अ हैकिंग अटैक, या के जवाब में, इस तरह का यहां पर सेंस आ रहा है कि जवाब में। ठीक है, के जवाब में, है ना, के रिप्लाई में, रिप्लाइंग टू, मतलब उसके जवाब में जो है, हैकिंग अटैक के जवाब में वो क्या करने वाला है, इट इज अनविलिंग ऑफ सेंसरिंग सर्चेज इन चाइना, कि वो चाइना के अंदर जो सर्चेज है वो अनविलिंग है, वो नहीं करना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से, मतलब एक एरर तो मैंने आपको बता दिया, ग्रामर का एरर है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का हमारा ये पूरा सेंटेंस है, उस हिसाब से दोस्तों बी वाला आपका रॉन्ग हो गया। और एक एरर और भी है जो काफी सारे बच्चों ने ढूंढ भी ली होगी। ठीक है, बताओ जरा क्या एरर होगी, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। देखो, फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स गूगल हैज बीन डिटरमाइंड दैट इन रिस्पॉन्स टू अ हैकिंग अटैक
इट इज अनविलिंग ऑफ, तो क्या अनविलिंग के बाद ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लग रहा है दोस्तों? अनविलिंग का सेंसरिंग है ना, अनविलिंग टू सेंसरिंग। क्यों दोस्तों? क्योंकि अनविलिंग जो है उसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, विलिंग के साथ विलिंग लिखो, ठीक है, या फिर अनविलिंग लिखो, दोनों के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? दोनों के साथ जो है टू प्रीपोजिशन आता है, ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आने वाला है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो यहां पर एरर जो है वो डी के अंदर भी है, ठीक, डबल एरर है हमारे सामने। फिर से पढ़ते हैं एक बार राइट आंसर। देखो क्या लिखा है कि फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, पिछले कुछ वर्षों से गूगल हैज बीन डिटरमाइंड वो निश्चित है कि दैट इन रिस्पॉन्स टू अ हैकिंग अटैक इट इज अनविलिंग टू सेंसरिंग सर्चेस इन चाइना। ये हमारा सही हो जाएगा और आंसर जो है हमारा बी और डी इज आर राइट आंसर, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।